So good morning, guys. How was the job for prelims? Normal, hi. So I'll keep it a mix of both English and Hindi. It should be fine with everyone. Okay. How is it really going for you guys? Like prelims, 1 month before prelims, you should be excited, right, everyone? मैं तो बहुत डरता था. आपको नहीं लग रहा? लगनी चाहिए. So ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है. So 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था. बट 2021 में अटेम्प्ट मैंने लिखा नहीं था. कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से. एंड मैंने प्रीलिम्स सम 0.6 से मेरा मिस गया था. और 2023 में आई थिंक दैट्स व्हेन आई केम टू IASbaba, जब मेरा पेरा प्रीलिम्स निकला था. सो उस टाइम पे मैंने मेंस दिया था, बट तैयारी खास करके नहीं था, इसलिए मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था. लेकिन 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल रह गया था. ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है. सो जो मैंने गलती पहले किया था उससे सुधारने के लिए ट्राई किया था. तो सब हर एक का अपना अपना जर्नी होता है. इसमें मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस एग्जाम में बेरेस्ट ऑफ मार्जिन से मिस हुआ हूँ. जैसा प्रीलिम्स है, मेंस है, बट कंसिस्टेंसी मैटर होता है लॉन्ग टर्म में. बहुत बुरा लगता है अगर नहीं हुआ तो. बड़ी बात होता है मेरे को निकलना, ये सब ज्ञान देना. लेकिन उस टाइम पे बहुत मतलब इट वुड बी वेरी डिप्रेसिंग. तो उस टाइम पे आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द पीपल अराउंड यू. सो IASbaba, आई थिंक इट हैज गिवन मी टू थिंग्स. इट हैज गिवन मी अ वेरी गुड पीयर ग्रुप. जैसे यहाँ पर आकाश रावत है, हमारा 3-4 मतलब ऐसा दोस्त है. नॉर्मली वी यूज टू गिव द टेस्ट रेगुलरली एंड वी यूज टू डिस्कस थिंग्स सो दैट वी विल बी इन द लाइक कंसिस्टेंसी जोन. तो वो एक चीज है. एंड दूसरा है आई थिंक द मेंटरशिप दैट इज अवेलेबल हियर. एक तो आदेश सर है, दूसरा है मोहन सर. जब भी मेरा मतलब अकेडमिकली बात नहीं होता, बट नॉर्मली व्हेन थिंग्स बिकम टू मच इमोशनल, नो, you need someone to hear you out. So you can't talk everything to your parents and your friends also related to UPSC because they don't understand what you're going through. So talk to your mentors. I think these two things, I think IASbaba has helped me immensely. So let's keep it candid. If you have questions in between, you just directly ask me. It's not like in the end you'll get that opportunity. So I'm just sharing whatever the journey I could. In between, you can, if you want to ask, you can ask me something. So let's keep it very conversational rather than keeping a monologue. So that's how it is. So my learning would be, don't make UPSC like the only thing in your life. Have that balance, or else it will be extremely difficult to have that consistency for at least like 3-4 years. For me, it was like 5 years. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपकी जो हॉबीज है, आपकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको भी आपको टाइम देना होता है. और उस पर आपको गिल्ट फील नहीं होना होता है. भाई सिर्फ पढ़ाई करना है, मैं बाहर घूम रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा फील नहीं होना है. एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपको. जैसे आपको मतलब खुद पे टाइम देना है, जैसे खाना खाना है, दोस्त के साथ टाइम बिताना है, ये सब एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में मतलब कंसिस्टेंट रह पाते हैं. और एग्जाम में कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को लगता है. वही है, करते रहो, जब तुम्हारा टाइम आएगा निकल जाएगा. वही है. ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ मैंने किया था, लग भी है, एक्सेप्ट करो. अभी तो इतना ही है. आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो आप. प्रीलिम्स ऐसे ब्रॉड स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करता था प्रीलिम्स के लिए. और जो सोर्सेस है, जो बुक लिस्ट है, वो बहुत मतलब डिफाइंड होता है. उस पर मैं बाहर नहीं जाता हूँ. अगर कोई बंदा आके बोला भाई इस बुक से एक क्वेश्चन आया था लास्ट पीवाईक्यू में, मैं वो भी रेफर नहीं करता. क्योंकि एक बुक के लिए, मैं एक पीवाईक्यू के लिए मेरा को कितना पढ़ना होता है. आपकी सोर्सेस कम रखो, उसी को बार बार रिवाइज करो, तभी आपका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होता है. और प्रीलिम्स निकलना, फंडामेंटल्स आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. वहां पर तुम्हारा नॉलेज ठीक एक लेवल तक चेक करती है, लेकिन उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग चेक होती है प्रीलिम्स में, नॉलेज के ऊपर. सो आपको एक बार बार रिवाइज करना होता है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज अच्छे से करो. पीवाईक्यूज ऐसा करना है कि जैसे अब 4 ऑप्शन है, एनवायरमेंट में एग्जाम्पल बताओ, और कुछ स्पीसीज के रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन होता है, और 4 को आपको ढूंढना होता है, रिसर्च करना होता है. अगली ईयर क्वेश्चन इसी ऑप्शंस में से क्वेश्चन बनेगा. हर एग्जामिनर है, उसको क्वेश्चन पेपर बनाना है प्रीलिम्स, वो पहला पीवाईक्यू तो ही देखेगा.
उससे ही क्वेश्चन मतलब बनेगा। तो पीवाईक्यू शुड बी और गाइडिंग फोर्स ऑल द टाइम। बस और प्रैक्टिस करो। सबसे पहले फॉर साइंस एंड टेक आप किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करो। न्यूज़पेपर में क्या होता है, अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ जाए, वो देता है नया टेक्नोलॉजी क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे एक साइंस होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, उसको आप समझना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर प्रीलिम्स मतलब जो साइंस एंड टेक है, अगर आपको पता भी नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप कर सकते हो। जैसा आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, डिफरेंस पूछा जाता है कि ब्लूटूथ और वाईफाई में ये सब में डिफरेंस क्या है। ये तो आपको लगता है ये टेक्नोलॉजी है, जैसे वाईफाई आ रहा है, 6th जनरेशन आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल तो वही है। फंडामेंटल तो वही है ना। आप पीवाईक्यूज उठा लो, ब्रॉड थीम्स पकड़ लो, जैसे स्पेस सेक्टर हो गए, डिफेंस हो गया, आपको पता चलता है कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। उसमें जो भी टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, उसके पीछे साइंस क्या है। जैसा कोई नया सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तो आपको प्रीलिम्स में मतलब जियो स्टेशनरी में, ये जियो सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और आपकी बेसिक्स अच्छे से मतलब थीम्स उठा के आप फंडामेंटल्स अच्छे से तैयार कर लो। करेंटली आस्क्ड, बस। सेम फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। और इसमें साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में जो मैं बोला था सबसे ज्यादा रिलेवेंट होता है। आपको चारों ऑप्शंस ढूंढ, यू नीड टू रिसर्च देम। अभी तो चार जीपीटी है, रिसर्च इज बिकम वेरी इजी। कर सकते हो आप मतलब, इतना तो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए ये करो। और पॉलिटी इकोनॉमी ये सब के लिए आपकी मतलब जो स्टैटिक बुक है, उस फंडामेंटल्स आपको जितना है स्ट्रांग, उतना फायदा है। मेरा 2 महीना पहले मैं सबसे पहले पीवाईक्यू से ही शुरू करता था मेरा दिन। वो 2 महीने तक वही आदत है। ऐसा नहीं कि मेरे को इतनी बार करना है, खत्म करना है, वो खत्म कभी खत्म नहीं होता। अगर आप दोबारा देखे, आप कुछ कुछ नया पर्सपेक्टिव आ जाता है इस टॉपिक पे। तीन आप जितना मतलब आप कर सकते हो तो करो, कोई लिमिट नहीं। एटलीस्ट 3-4 बार तो पीवाईक्यूज करनी चाहिए। अगर आपको पॉलिटी, अगर आप मैं पूछूं, आपको दिमाग में आनी चाहिए क्या क्या थीम्स इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स है, इलेक्शन कमीशन है, डीपीएसपी से, ऐसा सब टॉपिक्स में आपको एकदम इंस्टेंटली हिट करनी चाहिए। इस पेपर में क्या क्या आ सकता है, तभी आपको मतलब अच्छे से एनालाइज किया था पीवाईक्यूज। जब तक वो एनालिसिस नहीं बनती, आई थिंक वो नॉलेज गेम होता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में कभी नॉलेज गेम नहीं होता, माइंडसेट और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है, बस। जरूरी है, बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज तो मेंस में मतलब बहुत रिपीट होता है। ऑप्शनल में तो 60-70% रिपीट होता है, जीएस में एटलीस्ट 50% तो रिपीट होएगा ही। आप मेंस का सिलेबस उठा लो, जो यूपीएससी दिया हुआ है, वो कीवर्ड उठा लो, उसके बेसिस पे जो भी पीवाईक्यूज है, वो पूरा डायमेंशन आप नोट कर लो। नोट्स बनाना होता है, उसकी वैल्यूएशन जो है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, 2 पन्ने का नोट्स बना दो। मतलब उसमें 4 डायमेंशंस कवर होनी चाहिए। और उसमें क्वेश्चन आ जाए तो इट शुड बी लाइक, जल्दी आप लिख पाते हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी से। योर एम शुड बी दैट एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन इन एवरी पेपर, यू शुड बी एबल टू डू दिस, कि तुम्हारे नोट से डायरेक्टली आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो। बाकी 8 क्वेश्चन सबको सेम है, वहां पर जस्ट आपको एवरेज या अबो एवरेज लिखना होता है। डिफरेंशिएटर जो दो आपको क्वेश्चंस पता है, उसमें आप जितना अच्छे से कर रहे हो वो मैटर करता है, क्योंकि 100% तो किसी को भी नहीं आता। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको पता चलता है कैसा पढ़ना है, किस किस डायमेंशंस पढ़ना है, फिर आप देखो कि कवर हुआ कि नहीं। सो ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया पीवाईक्यूज बोल गए, नहीं नहीं। आपको हर रोज पीवाईक्यूज पे थोड़ा टाइम करना है, मतलब टाइम देना है, तभी आपको अच्छे से मतलब पैटर्न समझ में आए। मेरा पहला मेंस में मैं वही मिस्टेक किया था। टेस्ट सीरीज तो लिख रहा था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा नोट्स कंसोलिडेटेड नहीं था, इसीलिए उतना क्वालिटी कंटेंट मैंने रेप्लिकेट नहीं कर पाया था पहला मेंस में। तो दिस टाइम आई ट्राई टू चेंज दैट, कि आप अच्छे से नोट्स ऑर्गेनाइज कर लो मेंस के लिए, उसी को 3-4 बार रिवाइज कर लो, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं ना, वही करना है, रट्टा मारना है मेंस में। सच बता रहा हूँ।
और कोई आगे बोल भाई निकाल दिया, इसको मतलब नहीं होता है। बेसिक चीज है यार, मतलब ईगो पे मत लेना कि टेंथ में ऐसा क्या है, नहीं है, वही करना है, 3-4 बार नोट्स पढ़ना है, वही रेप्लिकेट करना है मेंस का। सबसे पहले तो बहुत डरता हूँ, क्योंकि एक ही महीना है, मैं अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं यार। डर तो होता है, बट सबसे पहले वही है, जो बेसिक बुक्स है उसी से शुरू कर लो, और पीवाईक्यूज, क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिस के लिए कुछ मार्क्स देते रहो। और मार्क्स, यही बोल रहा कि उसकी मार्क्स को बहुत सीरियसली मत लेना, इतना नंबर आ रहा है, उतना नंबर होता है ना, मतलब डिप्रेसिंग लगता है, कुछ टेस्ट दिया तो कम आए तो। मेरा तो हमेशा मार्क्स में बहुत गंदा नंबर आता है, वो जो भी ओपन मार्क्स होता है ना, बहुत गंदा नंबर आते थे, मतलब वो जस्ट प्रैक्टिस जैसा है, इसको सीरियस ही मत लो, उससे यूपीएससी से कुछ लेना देना नहीं है, बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं कई बार इस इंस्टीट्यूट्स में। तो वही बोल रहा हूँ ना, पीवाईक्यूज आपकी अल्टीमेट सोर्स है, उसमें आप यू आर डूइंग गुड, देन यू आर डूइंग गुड, दैट्स ऑल। और लास्ट लास्ट 10 दिन में आपको ये करना चाहिए था कि सुबह सुबह 9, 9:30 बजे थे ना प्रीलिम्स का पेपर, आप हर एक साल का एक प्रीलिम्स पेपर उठा दो, आई मीन एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके आओ, जैसा हिंदी एक साइड में इंग्लिश रहता है ना, 2 घंटा बैठ के आप सॉल्व करो डेली एक पीवाईक्यू पेपर लास्ट 10 दिन में, क्योंकि आपको ये मतलब मेन इंटेंट ये नहीं है कि आपको पेपर खत्म करना है और मूव ऑन करना है, जैसा हम मार्क्स में लिखते हैं, और यूपीएससी है, उसकी लिटरेचर अलग होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली 10 साल का पीवाईक्यू आप अच्छे से एनालाइज करोगे, आप एक सेंटेंस पढ़ के आपको समझ आया कि ये हो सकता है आंसर, प्रोबेबिलिटी। और वो ओपन मार्क्स में, ये जो मार्क्स में होता है उसका लिटरेचर तो अलग ही होता है। अगर यूपीएससी को कंसिस्टेंटली वही ट्रिक्स दे रहा है, पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन लिटरेचर जो चॉइस ऑफ वर्ड्स वही है ना, यहाँ पर नॉलेज का गेम नहीं है, वही बोल रहा हूँ। यूपीएससी का माइंड सेट समझ लो, वो कहाँ तुमको फंसाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पता पीवाईक्यू में, अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ोगे ना कुछ लगता है, मतलब कुछ वर्ड देख के, जैसा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होता है कुछ, पता चलता है लिटरेचर मैटर्स, वही बोल रहा हूँ। वहां पर आपको 30 से ज्यादा मतलब पता नहीं होता है, तो नॉलेज का गेम तो नहीं है, बाकी क्वेश्चंस कैसा करोगे, वही है ना, जो पता नहीं है आपको कैसा लॉजिकली उस चीज को आप डिड्यूस कर सकते हो, हाँ ये हो सकता है, 100% तो किसी को भी नहीं पता, बट एटलीस्ट वही कोशिश है हमारी। जो 30 क्वेश्चन से आप पढ़ लो उसका तो कोई नहीं है, बट उसके बाद जो करते हैं ना वही मैटर करता है, आपको प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं, उसके लिए पीवाईक्यूज में बोल रहा हूँ। आपको जो भी पता नहीं है उसको कैसा आप गेस वर्क करते हो, और गेस वर्क किस बेसिस पे करते हो, किस लैंग्वेज के बेसिस पे करते हो, पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही करोगे ना, वो इसीलिए वो तो मतलब डिपेंड्स ऑन द पेपर एक्चुअली। मेरा पहला मतलब 2023 में जैसा मेरा निकला था, उसमें मैंने 72 कुछ अटेम्प्ट किया था, लास्ट ईयर में मैंने 82 ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था। डिपेंड्स ऑन द पेपर एक्चुअली, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब डिपेंड्स आपकी कंफर्ट लेवल क्या है। कुछ लोग मतलब 35-40 से भी निकल जाता है, कुछ लोग 70 ऐसा कुछ लगाते थे, तो आप सोच लो मतलब आपकी कंफर्ट लेवल क्या है। आप में मार्क्स में ये एनालाइज करो, सीसैट में आप कितनी सही कर रहे हो, उसमें कितनी गलत कर रहे हो, उसके हिसाब से आप नंबर्स डिसाइड कर लो कितना अटेम्प्ट करना है। सीसैट में तो ये प्लान कर सकते हैं मार्क्स के थ्रू, जीएस वन में तो मुश्किल है, बट सीसैट के लिए आप मार्क्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करना बहुत मैटर है। लगता है बहुत आसान है सीसैट तो, लेकिन मैटर ये कि आपको टाइम फ्रेम में सॉल्व करना होता है, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लो, ओपन मार्क्स के तो प्रैक्टिस कर लो डेली, वही बोलता हूँ। और अगर प्रीलिम्स के अगर एग्जाम डे स्ट्रैटेजी बताऊं, सबसे पहले 5 मिनट दोनों पेपर में आप सॉल्व मत करो, सिर्फ पेपर पूरा 100 क्वेश्चंस पे नजर लगा दो, अगर कुछ नया पैटर्न आ जाए तो आपको फर्स्ट 5 मिनट्स में पता चलेगा। अनसर्टेनिटी तो है ही प्रीलिम्स में, कहानी आप वो अनसर्टेनिटी को आप पहले 5 मिनट में खत्म कर लो, जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हैं, आपको अचानक से कुछ नया पैटर्न लगा, एंग्जाइटी होगी ना बीच में, वो एंग्जाइटी को पहला फर्स्ट 5 मिनट्स में खत्म कर लो, ये बहुत मैटर करता है, छोटी छोटी चीज है, एंग्जाइटी तो होगी बट व्हाट डू यू डू अबाउट इट। हाँ, हाँ, पहला पेपर आप देख लो, को पता चलता है, आइडियली तो कोई लिमिट ही नहीं है।
जितना भी दे सकते हो, लेकिन उतना फायदा नहीं है। देखो आपको कंफर्ट लेवल देखो, अगर टाइम पे पेपर कंप्लीट खत्म हो रहा है, जैसा आपका बेसिक क्वेश्चन है ना मार्क्स में, जैसा पॉलिटी में फंडामेंटल्स राइट्स पे क्वेश्चन आ गए, अगर उसमें आपने गलत किया मॉक में, फिर तो वो गलत है। जब तक आपका बेसिक क्वेश्चन है ना, वो कम मिस्टेक्स हो जाए, तब तक आपको मार्क्स दे दो। वही है। प्रीलिम्स में मतलब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस के वजह से आपकी सिलेक्शन होना कि नहीं वो डिपेंड नहीं करता है। जो बेसिक क्वेश्चंस होता है, जो सबको पता होता है, उसमें आप गलती ना करें बस। प्रीलिम्स में आपको बेर मिनिमम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो सब लोग सही कर रहे हैं, हम भी सही करना है। उसमें गलत किया तो फिर वो गलत है, क्योंकि डिफिकल्ट तो सबको डिफिकल्ट ही है ना। इतना तो मतलब आप रखो कि अगर मेरे को डिफिकल्ट आ गया, इतना कुछ पढ़ा हूँ मैं, मेहनत किया हूँ, सबको डिफिकल्ट ही होगा, मैं अकेला क्यों? सो हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ दैट पेपर इज इजी, इट्स इजी फॉर एवरीवन। इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। अल्टीमेटली इट्स द रिलेटिव स्कोरिंग, राइट? हाउ बेटर यू डू विथ कंपेयर टू अदर्स। सो वही है। लेकिन मैंने डेली पीवाईक्यूज को मेंस के टाइम पे 5-6 पीवाईक्यूज को लेके मैंने ब्रेनस्टॉर्म करता था। लिखता नहीं था, बट आई यूज्ड टू थिंक कि इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं, इसमें वैल्यू एडिशन क्या है, डायग्राम कुछ बना सकते हैं। सो ऐसे प्रैक्टिस करता था। फिर मैंने उसका मॉडल आंसर्स देखता था पीवाईक्यूज का। उससे मैंने मतलब मैंने ब्रेनस्टॉर्म करके फिर उसको देखता था। फिर समझ आता कि मैंने क्या क्या मिस किया, क्या क्या कर सकता है। तो ब्रेनस्टॉर्म बहुत जरूरी है, आप पीवाईक्यूज दोनों प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। और करके आपको नोट्स बना दो मेंस के लिए। हाँ, आपका सोर्स कम होनी चाहिए जब तक आप नोट्स बनाए। उस नोट्स बनाने के लिए आप बहुत सोर्सेस रेफर कर सकते हो। अगर एक बार नोट्स बना दिया, सिर्फ नोट्स को बनाना है, नोट्स को ही रिवाइज करना है। जैसा कि आप मेंस में कुछ टॉपिक उठा दिया, मैं पीवाईक्यूज मॉडल आंसर से कुछ वैल्यू एडिशन मिलता था, टेस्ट सीरीज के थ्रू मॉडल मतलब कुछ वैल्यू एडिशन मिलता था, और न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ करंट अफेयर्स के थ्रू वैल्यू एडिशन मिलता था। सो आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट सोर्सेस एंड कंसोलिडेटिंग इट इन वन प्लेस। फिर उसके बाद मैंने ये सोर्सेस को रेफर नहीं करता, सिर्फ नोट्स ही है। यही है। आप हर एक टॉपिक पे ऐसा 2 पन्ने का मतलब 15 मार्कर्स के लिए तैयार रहो, हर एक टॉपिक के लिए। 10 मार्कर आया तो आप मैनेज करोगे। तो इट्स नॉट लाइक कि इधर और कि ये ज्यादा करनी चाहिए, ये ज्यादा करनी चाहिए। डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम की, आपको दोनों मैनेज करनी चाहिए। जैसा आप प्रीलिम्स के बाद है, आप इतना ज्यादा जीएस पढ़ चुका है, तो आपको ऑप्शनल से टच छूट जाता है। सो अब प्रीलिम्स के बाद 10 मतलब 20 दिन तक आप सबसे ज्यादा ऑप्शनल पे फोकस करनी चाहिए, 90% ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद अगर जी ऑप्शनल टच में आ जाए, फिर उसके बाद यू कैन बैलेंस बोथ। सो इट्स नॉट लाइक कि 50-50 हमेशा वैसा ही होता है। मैंने लास्ट टाइम तो मतलब हर एक जीएस के लिए मैंने 2-2 टेस्ट लगाए थे बस। पहले बहुत लिखता था, ऑप्शनल भी वही है, मतलब 5-6 टेस्ट लिखा था। सो लास्ट ईयर मैंने इतना कुछ आंसर राइटिंग के लिए मतलब खास करके नहीं किया था, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट है, मेरा वीकनेस है कंटेंट पे। मेरा पेपर तो खत्म हो जाता है और प्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरा वैल्यू एडिशन है, ये सब पे मेरा को काम करना है। मैंने सिर्फ वही पर काम किया था। और सबसे पहले आपकी वीकनेस क्या है वो पकड़ लो। मैं जो बोल रहा हूँ ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आप जाके बैठो, मेरा क्या क्या गलत हो रहा है, इस बंदे ने क्या बोला, क्या इसको मैं ले सकता हूँ, ऐसा पर्सपेक्टिव से सोचो। जो मैं बोल रहा हूँ ब्लाइंडली इंप्लीमेंट मत करना, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेटेजी है। अल्टीमेटली आपको खुद को स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और फोमो पे मत लगाओ, मतलब चक्कर में मतलब भागना मत। मैंने ये किया था तो हम भी ये करना है, ये फोमो होता है ना सबका, तो वो नहीं होनी चाहिए। मेरा इंटरव्यू तो ठीक रहा था, मतलब प्रीति सुदान मैम बोर्ड था, चेयरमैन मैम था। नॉर्मली चेयरमैन मैम्स नहीं लेता है जितना तक मैंने सुना था। सो लिया था उसने। सो मेरा पूरा डैफ बेस्ड डिस्कशन गया था, ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स नहीं मतलब पूछा नहीं था। ऑप्शनल को लेके 1-2 क्वेश्चंस पूछा था मेरा, फिजिक्स को लेके, लेकिन वो बहुत फंडामेंटल लेवल पे पूछा था। ऐसे नहीं कि कुछ टेक्नोलॉजी आ गई उस पर पूछे, वहाँ पे भी तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पूछा जाता है।
आधा घंटा, हाफ एन आवर। अब तो वो सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है, आप ये समझना कि वो पर्सनालिटी टेस्ट है। इंटरव्यू ऐसे पर से नहीं होता है। इंटरव्यू में यू व्यू ईच अदर लाइक इंटरव्यू, बट पर्सनालिटी टेस्ट में तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं हो रहा है। नॉलेज चेक ऑलरेडी हो गया प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे। यहाँ पर आपको फैक्चुअल बेसिस पे जज नहीं करता। तुम जो जवाब दे रहे हो वो ये मैटर नहीं करता है कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ये मैटर ये करता है तुम सोच कैसे पा रहे हो। यही पर्सनालिटी होता है। तो इट्स ए पर्पसिव डिस्कशन आई वुड से, कॉन्वर्जेशन रादर, नॉट लाइक क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू ऐसा नहीं होता है। whenever you say something, based on that they'll ask the next thing, so it goes like conversation. So बेसिकली इसका टू पार्ट्स है। सबसे पहला आपका डैफ होता है, दूसरा आपका मतलब जनरल अवेयरनेस, जो भी करंट अफेयर्स है ये सब। ये मतलब आपको डैफ को तो पकड़ होनी चाहिए 100%। जैसे आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, आपका ऑप्शनल है, आपकी किस स्टेट से आए हो, आपकी गांव या शहर जो भी है, उस बेसिस पे पूछेगा ही। तो दे जस्ट वांट टू सी हाउ अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, उसको अच्छे से करना है। करंट अफेयर्स तो आपको न्यूज़पेपर्स दो फॉलो करो। मैं तो दो पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। नोट्स ऐसा कुछ करंट अफेयर से नहीं बनाता था, बट ब्रॉडली पता चलता है कि क्या क्या पूछ सकता है। जैसा रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें क्या क्या पूछ सकता है। यूएस ने मतलब अभी स्टैंड क्यों चेंज किया, इंडिया का स्टैंड क्या है, क्या रोक सकता है वॉर, क्या क्या टर्म्स पे रोक सकते हैं। ऐसे ब्रॉडली मतलब मैक्रो लेवल पे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स। इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, मतलब जैसा प्रीलिम्स में होता है ना, डेप्थ में जाता है, वही है। मतलब मेरा दो हॉबीज है मेरा। नॉर्मली मैं वर्कआउट करता हूँ शाम को, तो मैं दैट आई टेक टाइम विथ माई सेल्फ। और दूसरा मेरा दोस्त है, उसके साथ रात में चाय पीता हूँ फॉरन में। रोज रोज सच बता रहा हूँ, मेंस के टाइम पे तो कम है, लेकिन ब्रॉडली मैं फ्रेंड्स के साथ बहुत मतलब टाइम स्पेंड करता हूँ, ऐसा नहीं है। सो यू डोंट हैव टू सैक्रिफाइस दैट मच कि आपको ग्लोरीफाई करते हैं ना स्ट्रगल्स को, ये सब। थोड़ा मतलब दिमाग लगाओ। आपको भाई फ्रेंड से, फैमिली है, इसको तो कैसे अबैंडन कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम। एग्जाम इंपॉर्टेंट है ये मानता हूँ, बट आपकी लाइफ भी है, जो भी आप करना है करो। लेकिन वही बोलता हूँ, एक बैलेंस रखो लाइफ में। अगर बाहर चलना है तो चलो, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो कल पढ़ो। अगर प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के अगर पूरा एक पर्सपेक्टिव देना है, जितना तक मेरे को मतलब समझ आया, प्रीलिम्स में आपको बहुत माइक्रो लेवल पे जाता है। अगर रशिया यूक्रेन वार के एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं, सबसे माइक्रो लेवल क्या है, यूक्रेन में क्या क्या रिवर्स होता है, डेपमा रिवर होता है, नीचे मेडिटेरेनियन सी, ओडिसी, ये सब ज्योग्राफिकली पूछ सकता है। ये माइक्रो लेवल है। मेंस के क्या पूछ सकता है, व्हाट इज इंडिया इंटरेस्ट इन रशिया यूक्रेन वॉर। सो तो ऐसा एनालिसिस पूछता है, थोड़ा मैक्रो लेवल पे गया था। इंटरव्यू में क्या है, तुमको बेसिक डिटेल्स माइक्रो डिटेल्स पता है, आप दो सेट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स पता है, जैसा मेंस में होता है। उस दोनों के बेसिस पे आपको एक ओपिनियन देना है मेंस पे, आई मीन इंटरव्यू पे। सो आप माइक्रो लेवल से आप मैक्रो लेवल तक जा रहे हो प्रीलिम्स में, मेंस के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू। यही होता है, एक टॉपिक को आप इसी के थ्रू पढ़ना है। तीन लेवल पे पढ़ना है आपको हर एक टॉपिक को। प्रीलिम्स के क्या है, मेंस के क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट के क्या है। पर्सनालिटी टेस्ट तो आपको बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों है तो आप कर सकते हैं। और इंटरलिंकेज बहुत मैटर करता है मेंस में। अगर एक एग्जांपल बताऊं, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो जीएस में कैसा पूछ सकता है। अगर जीएस 1 में पूछना है तो सोसाइटी में पूछ सकता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ये ऑन सोसाइटी। जीएस 2 में क्या पूछ सकता है, उसके लॉ क्या है, डेटा प्रोटेक्शन है। जीएस 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछ सकता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी में डीप न्यूरल नेटवर्क क्या है। और जीएस 4 में क्या पूछ सकता है, इसका एथिकल इश्यूज क्या है, वही तो पूछा था लास्ट। यही बोल रहा हूँ, एक टॉपिक को आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो अक्रॉस द पेपर्स। में इसको कैसे मतलब लिंक कर पा रहा हूँ अक्रॉस द पेपर्स और अक्रॉस द स्टेजेस, लाइक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। मतलब आइडियली कॉम्प्रिहेंसिव को पढ़ना मतलब बहुत जरूरी होता है, रादर देन कि
पढ़ लिया कुछ, मतलब ऐसा नहीं है। अक्रॉस द पेपर इंटरलिंकेज बहुत होता है। जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो GS1 में भी पूछ रहा है आजकल। इंटरलिंकेज है ना, जियोग्राफी, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, वही होता है। आपको पूरा मतलब इंटरलिंकेज करके पढ़ना होता है GS में। इस बार तो ज्यादातर वही पूछा था, ज्यादा आप जितना इंटरलिंकेज कर पा रहे हो कि नहीं, वही है। मैंने एक्चुअली मेंस दे चुका हूँ, तो पहले मेंस में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। उसकी वजह से मैंने GS को बहुत कम टाइम दे पाया था। सो बहुत खराब आया था GS मेरा वैसे तो। मैं एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ IIT हैदराबाद से। तो बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि, बट सब्जेक्ट तो बहुत पसंद है, इसीलिए लिया हूँ। वही है। टाइम मैनेजमेंट तो सबको आएगा कि ऑप्शनल और GS में ये करना है वो करना है, वो डायलेमा तो सबको आएगा। लेकिन उसी के थ्रू आपको पुश करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हो। तो उसका कोई एक पीसमील सोल्यूशन नहीं है, ये करो आपका दोनों हो जाए। इससे डेली एफर्ट के आप दोनों मतलब साथ में लेके चलना है। डिपेंड्स, वो भी एक कुछ नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल, अगर आपकी अच्छी पकड़ है कि आप कर सकते हो, तो कम टाइम में करो, ज़्यादा टाइम GS में दे दो। अगर आपके ऑप्शनल खराब है, तो ऑप्शनल में देना चाहिए। ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही है। एनीथिंग एल्स? बस वही यार, ज़्यादा मतलब इतना भी मतलब लाइफ एंड डेथ मत बनाओ कि एग्जाम ही सब कुछ है। तैयार करो, मतलब मस्ती करो, पढ़ाई करो, सब करो। मेरा नहीं, प्लान भी मतलब दूसरे एग्जाम्स दे सकते थे वैसे तो, स्टेट सर्विसेज होता है, बट मैंने तो अभी तक कुछ अप्लाई नहीं किया था। जब तक आपका मेरे को लगता है आपका इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाता है और आपको खुद को पता होता है भाई इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ, तब आप करनी चाहिए। प्लान भी आइडियली होनी चाहिए, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था। शायद अगर अभी ना हुआ तो मे भी, क्योंकि मतलब मेरे को पता है इससे ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट कम होने का चांस है मेरा। इम्प्रूवमेंट जो भी होना है मैंने कर चुका हूँ। तो अगर मे बी डिपेंड्स ऑन दैट, अगर आपको लगता है भाई इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो आप प्लान भी ढूंढ लो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग आई डिलीटेड माई इंस्टाग्राम। सो मेरे को पता भी नहीं चलता दोस्त क्या कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस लगाते हैं दोस्त, उसका भी म्यूट कर दो, तो फोमो खत्म है। सो यूट्यूब पे मतलब थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं वही बोलता हूँ, आपकी जो लोग हैं आसपास है, जो आपको सच में सपोर्ट करता है, उसी से मतलब आप टच में रहो। जो आपको तकलीफ कर रहे हैं, जैसा फोमो क्रिएट कर रहे हैं, उससे मत ही जाओ। इंस्टाग्राम मतलब यूज करते हो ना? देख देख मतलब मेरे को बहुत फोमो लगता था पहले, फिर उसके बाद मैंने मतलब डिलीट कर दिया था। नोट्स में सिर्फ आपको कीवर्ड्स लिखना होता है, आपको पूरा मतलब पैराग्राफ सेंटेंसेस लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ पॉइंट है तो वो सबसे ज्यादा कीवर्ड क्या है, वो कीवर्ड कीवर्ड एक कीवर्ड आपको देख के ही पता चलना, मतलब याद आनी चाहिए पॉइंट क्या है। इसीलिए आपको दूसरी नोट्स समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है बंदा ने, वो खुद मतलब समझ में आता है। एक कीवर्ड लिख लिया, उसका कुछ वैल्यू एडिशन लिख लिया बस, मतलब बहुत मतलब क्रिस्प लिखना है। मेरा ऐसा कुछ काउंट नहीं है, बट हर एक टॉपिक के लिए मैंने 2 पेजेस का नोट्स बनाता था मैक्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर कुछ बड़ा टॉपिक है जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप 3-4 लगा सकते हो। मैं आइडियली इट शुड बी लाइक 2 पेजेस ओनली, तभी आप रिकॉल करते हो। मेन्स इज ऑल अबाउट कंटेंट मैनेजमेंट। आपको जो पता है उसको अक्रॉस द पेपर्स आप कैसा यूज कर रहे हो। जैसे अब मैंने AI के बारे में पूछा था, वो अक्रॉस द पेपर्स आप लिख सकते हो, आपको उसके बारे में अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा तो। अक्रॉस द पेपर्स आप वैल्यूएशन कैसा करते हो, वही मतलब मेंस में इंपॉर्टेंट है। कम कंटेंट है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अक्रॉस द पेपर्स आप यूज कर रहे हो, आपकी वैल्यूएशन नोट्स भी वैसे ही होने चाहिए। देर इज नथिंग टू बी मैनेज, यू हैव टू राइट 2 पेपर। उस टाइम पे मतलब
आपकी मतलब एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होगी ना, आपको पता भी नहीं चलता भाई 2 पेपर मैंने कैसा लिख चुका हूँ। एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है और आपको बीच में थोड़ा रिवाइज़ भी करना होता है। सो उस टाइम पे आई थिंक इट्स मैनेजेबल आई थिंक। वो सिचुएशन ऐसा हो जाता है। सो यू रियली डोंट हैव द टाइम टू इवन थिंक दैट व्हाट आई शुड डू। टाइम ही नहीं है, वही बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस करना मतलब 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करना है अच्छे से मेंस को, उतना आसान नहीं है। अगर आप अभी खाली पेपर देख के 50 पेपर आप लिख लो 6-6 घंटे में कुछ भी लिख लो, रिलेवेंट के सोचो मत, कुछ भी लिख लो, लिख नहीं पाओगे 50 पेपर, और वो भी 5 घंटे में। अगर हमको 3 घंटे में लिखना है वो भी रिलेवेंट लिखना है, मतलब बहुत एफर्ट करना मारता है, मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एफर्ट मारना होता है। हाँ, नाइस क्वेश्चन था। मैंने प्रीलिम्स के लिए इंडिया मैप्स लिया था, 10-15 ऐसा। मैंने थीम्स पकड़ लिया था अक्रॉस द पेपर्स। जैसे हिस्ट्री में देखो, आप एंशियंट इंडियाज में पोर्ट्स का कुछ सवाल बनता है, पोर्ट्स का पूरा मैप बना दो। ऐसा थीम्स पकड़ लो, अशोकन पिलर्स इंस्क्रिप्शंस का पूछ सकता है। आप पूरा अशोकन इंस्क्रिप्शंस का एक जगह आप मैप्स बना दो। जैसा आप रिवर्स का हो गया, आप रिवर्स का कर लो। जैसा मतलब आप थीम्स बोल रहा हूँ ब्रॉडली। मैंने खुद मतलब जैसे 10th में करते हैं ना, वो जो काले मैप आते हैं उसमें पेंसिल पे, ऐसा एक्सरसाइज करना होता है मैपिंग के लिए। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा मैपिंग में, है ना। जियोग्राफी में ये सब आपको डायग्राम्स डालने में बहुत हेल्प करेगा, और आपको याद भी अच्छा रहेगा, आप खुद एक्सरसाइज ये किया तो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग करना ही है मेरे को हिसाब से। ऐसा थीम्स पकड़ लो, आप उसके बेसिस पे पूरा एक जगह तैयार कर लो, तो लास्ट में रिवाइज करना भी बहुत आसान होता है। तैयार के लिए तो आप वैसे भी करते रहे होंगे वर्ल्ड मैपिंग तो। कुछ लोग होता है मतलब निमोनिक से मतलब अच्छे से याद रखता है। मेरा तो निमोनिक से चलता नहीं है, क्योंकि मेरा पिक्टोग्राफिक मेमोरी थोड़ा अच्छे से काम करता है। सो मैं जितनी मतलब फ्रीक्वेंटली उसको देखते रहूँ, मेरे को उतना अच्छे से दिल में मतलब दिमाग में रहेगा। सो आप पता कर लो कि आपको निमोनिक्स अच्छे से याद रहेगा, और देख के पिक्टोग्राफिकली यू रिमेंबर वेल। सो दोनों में से कोई भी फॉलो कर लो आप, लेकिन मैपिंग इंपॉर्टेंट है। आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब मैपिंग से ऐसा करना डेफिनेटली हेल्प्स। मैं सिर्फ आर्ट एंड कल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ता था। मैं जितना भी मेंस में पढ़ चुका हूँ, सिर्फ उतना ही मतलब फिल्म्स के लिए भी होता था। जैसा कि आप टेम्पल आर्किटेक्चर है, जैसा थीम्स होता है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर होता है, पेंटिंग होता है, फोक फोक आर्ट्स होता है। आप पीवेक्यूज देखो, सबसे ज्यादा किस पे मतलब ज्यादा पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं को तैयार करता था, बाकी मतलब मैं छोड़ देता था, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट इतना नहीं है उसमें। अगर पढ़ भी लोगे और कुछ नया आ जाए तो कोई फायदा नहीं है। इससे हाँ, याद भी नहीं होंगे। इससे अच्छा आप अपनी बेसिक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें कि उसमें गलत ना हो जाए। वही बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से नहीं है, डिसाइड नहीं करता। आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो सब लोग सही कर रहे हैं, वो आप गलत नहीं करना है। थैंक यू देन, ऑल द बेस्ट।